रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हमारा जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, डेथ पढ़ना है। मैंने रिटायरमेंट पढ़ाते समय भी आपको कहा था कि रिटायरमेंट में और डेथ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत छोटा सा 1-2 डिफरेंस होता है जो रिटायरमेंट और डेथ में पाया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अभी बात करेंगे। क्योंकि सारे टर्म एंड कंडीशंस लगभग सेम होते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि थ्योरी जो है वो दोनों का लगभग सेम होता है। थोड़ा बहुत जहाँ से एक्सटेंशन होगा थ्योरी में वो हम आपको क्लियर कर देंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो सब कुछ सेम है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ इसके लिए। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या है, 3 पार्टनर हैं, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें से एक पार्टनर बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, ही डोंट वांट टू गेट कंटिन्यूड इन दिस बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। तो उस तरह उस सिचुएशन में वो फर्म को छोड़ना चाहता है, हिंदी में उसको अवकाश ग्रहण कहते हैं, इंग्लिश में रिटायरमेंट कहते हैं। तो वो जाना चाहता है फर्म से। तो उस कंडीशन में जो बचे हुए साझेदार होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, वो उसको उसका हिस्सा दे देते हैं, उसका कैपिटल का हिस्सा, उसका गुडविल का हिस्सा, उसका प्रॉफिट लॉस में हिस्सा, ये सारी चीज़ें उसको, जो भी उसका जो क्लेम फर्म के ऊपर निकलता है उसको वो क्लेम लेकर के चला जाता है, और जो उसके यहाँ फर्म का निकलता है उसको वो दे कर जाना पड़ता है। ओवरऑल जोड़ घटा करके हम फाइनल उसका हिसाब निकाल देते हैं, जिसको उसका फाइनल रेमिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, उसको फाइनल उसका रेमिटेंस कहते हैं। अब फाइनल रेमिटेंस जब उसका हो जाता है तो फर्म देखती है कि क्या इसको देने के लिए हमारे पास इनफ अमाउंट है। अगर कैश हमारे पास में अवेलेबल है, क्वेश्चन आपने बहुत तरह का देखा होगा, उसमें कि एक पार्टनर को पैसा दे दिया गया, रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पेमेंट दे करके बोला गया भाई तुम जाओ। दूसरा केस, उसको कुछ कैश दे दिया गया और कुछ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तीसरा केस जिसमें पार्टनर को पूरा का पूरा उसका अमाउंट जो है वो जो उसका क्लेम निकलता है पूरा का पूरा लोन अकाउंट में उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, 1 रुपया भी उसको नहीं दिया गया, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़े हैं ना लास्ट चैप्टर में रिटायरमेंट में। और चौथा केस, एक और केस होता है सेटलमेंट करने का, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप एक केस और देखें तो देखेंगे कि कैश फर्म में है चाहे नहीं है, जो बचे हुए साझेदार है, रिमेनिंग पार्टनर है, वो कहीं से कैश अरेंज करके लाएंगे और पुराने पार्टनर को, जो रिटायरिंग पार्टनर है सॉरी, उसको दे देंगे। पुराने पार्टनर को नहीं, रिटायरिंग पार्टनर को। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये X है, Y है और Z है, ठीक है। 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर यहीं पे क्लियर हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन यहीं पे कवर हो जाएगा। फिर आपको आगे सिर्फ न्यूमेरिकल बनाना होगा। न्यूमेरिकल के लिए हम इनफ आपको इन्फॉर्मेशन समझा देंगे, आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि जेड रिटायर कर रहा है, जेड का हिस्सा क्या है बेटा? 1/6। अब जेड जाएगा तो क्या क्या लेकर जाएगा? जेड जाएगा ना, जेड आपका बहुत सारा चीज़ लेकर जाएगा फर्म से। क्या क्या लेकर जाएगा बताइए? आपको रिटायरमेंट में समझाया गया था। जब जेड जाएगा, हाँ एक और चीज़ पहले ये समझ लेते हैं, उसका क्लेम। तो जेड जाएगा तो अपने हिस्से का हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज शेयर इन गुडविल लेकर जाएगा, हिज शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो देकर जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहे हैं वही चीज़। तो अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो कहीं ना कहीं कमी है, देखिएगा कमी को दूर कीजिए। हिज शेयर इन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिवैल्यूएशन पर लॉस भी हो सकता है तो वो दे के जाना होगा जेड को, ठीक है। हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व्स। क्लियर है बेटा? फर्म में रिजर्व तो होगा, उस रिजर्व में उसका हिस्सा, मान लीजिए कि रिजर्व 60,000 है तो 1/6 यानी कि 10,000 उसका होगा, वो लेके जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म टिल हिज रिटायरमेंट। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से समझिएगा। वो आज 31 मार्च मान लीजिए है, 31 मार्च को फर्म अपना बुक ऑफ अकाउंट क्लोज करती है।
और 3 महीने बाद जून 30 को, अभी जून 30 आने वाला है, जून 30 को जो जेड है वो कह रहा है कि भाई हम जा रहे हैं फर्म से रिटायरमेंट लेने के लिए। तो अप्रैल मई जून, वो जून 3 महीना तो फर्म के साथ था कि नहीं? तो उसके रिटायरमेंट के डेट तक फर्म का जो प्रॉफिट होगा इस साल का, मान लीजिए कि अब बोलोगे सर इस साल का तो अकाउंटिंग अभी हुआ नहीं, इस साल का तो अकाउंटिंग अभी हुआ नहीं है, तो सर वो कैसे इस 3 महीने का प्रॉफिट ले लेगा? पिछले कुछ सालों के उसका एक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में रहता है कि इस साल के प्रॉफिट को इतना मान लीजिए, या पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लीजिए, उसको 3 महीना का निकाल दीजिए और उसमें उसका 1/6 निकाल दीजिए। नहीं समझे? मान लीजिए कि 25-26 में वो जा रहा है 3 महीना काम करके, तो 24-25 का बोलेगा कि उसके लिए बेस ईयर मान लीजिए 24-25, या बोलेगा कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया को आप मान लीजिए इस साल का प्रॉफिट, कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। अभी हुआ नहीं है वो, इसलिए सस्पेंस के नाम से जानते हैं। तो उस 3 महीने का प्रॉफिट जो है आप निकाल दीजिए। 1 लाख पूरे साल का माने है ना, कब का माने हैं? 1 लाख पूरे साल का 1 लाख माने हैं। तो 1 लाख अगर पूरे साल का माने हैं तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? 25,000। 3 महीने का कितना? 25,000। अब 3 महीने का अगर 25,000 है तो 25,000 में इसका 1/6 जो होगा वो निकाल दीजिए। सिंपल बात समझ में आया? इसका 1/6 25,000 में जो होगा वो निकाल दीजिए, उतना वो लेकर जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। टिल हिज रिटायरमेंट, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या लेके जाएगा ये? और क्या लेके जाएगा? रिजर्व ले ही गया, WCF वगैरह होता है ना, WCF भी अगर होगा तो लेकर जाएगा। गेट बंद कर गया, ठीक है। वो WCF में भी अगर कुछ होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर कुछ बच जा रहा है तो वो भी क्या करेगा? वो लेकर जाएगा। मेरी बात समझ में आई? लॉक कर दें। इतना चीज एक रिटायरिंग पार्टनर ले जाता है। दे करके क्या जाएगा? वो दे करके क्या जाएगा? वो दे कर जाएगा, अगर उसका नेगेटिव बैलेंस होगा कैपिटल का तो देकर जाएगा, ठीक है। और ये तो फर्म के ऊपर रिटायरिंग पार्टनर यानी कि जेड का क्लेम हो गया। सपोज करिए, मान लीजिए छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि जेड का कैपिटल है 1 लाख, उसका शेयर गुडविल में है 30,000, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है उसका 20,000 मान लेते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस फर्म में के पास कुछ रिजर्व वगैरह भी था, उसमें इसका हिस्सा है 15,000। फर्म जब तक 3 महीना उसके रहते रहते काम किया था, 3 महीने का प्रॉफिट था 30,000 मान लीजिए, उसमें 1/6 निकाल दीजिए तो मान लीजिए 5,000 उसका इस साल का प्रॉफिट में हिस्सा है। मान लेते हैं, ये माना हुआ अमाउंट है, किसी बुक और वगैरह नोट्स वगैरह से देख के नहीं बता रहे हैं, ये इमेजिनरी अमाउंट है, इसको रख लेते हैं। अब क्या हुआ कि अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं होगा, दोनों में से कुछ एक के ना होगा। अगर बैलेंस कैपिटल का पॉजिटिव होगा तो फिर नेगेटिव नहीं होगा। तो इस तरह से जो चीज़ें इसको लेके जाना है वो चीज़ें लेकर जाएगा। जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 1,30,000 प्लस 20, 1,50,000 प्लस 20, 1,70। मान लीजिए इसको 20,000 कुछ देकर जाना है, तो इसका अमाउंट जो है वो कितना हो गया? जेड कितना लेकर जाएगा फर्म से? कि तो 1.5 लाख लेकर जाएगा, नहीं कि 1.5 लाख रुपया लेकर जाएगा। बात सुनो बच्चों, 1.5 लाख लेकर जाएगा ना। अब ये 1.5 लाख रुपया जो है वो फर्म जेड को देने के लिए लायबल है। जेड को कौन देगी? फर्म इज लायबल टू पे दिस डेप्ट, दिस अमाउंट टू जेड हु इज रिटायरिंग पार्टनर। और कौन देगा? तो रिमेनिंग पार्टनर। आपको पता है ना, रिमेनिंग पार्टनर जो इसका गुडविल लेता है तो गुडविल वो अपने रिमेनिंग पार्टनर अपना गेनिंग रेशियो में देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है? सारी चीज़ें सेम उठ के आ जाती हैं। डेथ में एक चीज़ है कि डेथ सोच समझ के नहीं होता है। डेथ का कैलकुलेशन थोड़ा डे वाइज निकालना पड़ सकता है आपको, कि मान लीजिए कि 27 तारीख को मर गया तो आपको तो 27 तारीख तक का निकालना होगा,
यहाँ ना है कि 30 जून तक को रिटायर किया था, 3 महीना का आप निकाल रहे हैं, वहाँ आपको निकालना होगा 27 तारीख तक में दिन गिनना होगा, उसको डिवाइड करना होगा 365 दिन से, है ना। इस तरह से कुछ कैलकुलेशन जो है वो, क्योंकि डेथ में सर्टेनिटी नहीं होता है। दूसरी चीज़, रिटायरिंग पार्टनर में जेड खुद अपना क्लेम लेने आएगा, लेकिन डेथ में कौन आता है? उसका एग्जीक्यूटिव, नॉमिनी जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में। नॉमिनी सूटेबल वर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। तो एक्स वाई जेड जो भी डेथ करेगा उसका एग्जीक्यूटिव जो है वो आएगा और उसके हिस्से का चीज़ लेकर जाएगा। वो बेटा हो, वाइफ हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई भी हो सकता है। तो वो आकर के आपका रिटायरमेंट, आपका डेथ का जो आपका जो क्लेम है फर्म के ऊपर वो लेकर जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन में इसमें क्या क्या बनाना पड़ता है? इसे बनाना पड़ेगा आपको, रिवैल्यूएशन बनाना पड़ता है। उससे पहले आपको रिवैल्यूएशन बना लीजिए, उसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल बनाने का तरीका आपको हम क्या सिखाए हुए हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का अलग और रिमेनिंग पार्टनर का अलग क्लासिफाइड कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ कि जब डेथ में जाएंगे, डेथ में क्या फ़र्क पड़ता है? डेथ में सारी चीज़ें उसी तरह से क्लेम्ड होती है। मरने वाले साझेदार को हम लोग बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। यहाँ जो रिटायर करता है उसको क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। और जो मरने वाला साझेदार है उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए इसी कंडीशन में एक्स वाई जेड है और 3-2-1 में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं और यहाँ पर जेड जो है वो डाइज, जेड मर रहा है, तो जेड क्या कहलाएगा यहाँ पर? डिसीज्ड पार्टनर। और ए और बी, सॉरी, एक्स और वाई क्या कहलाएगा? जेड के मरने के बाद एक्स और वाई गेनिंग पार्टनर होंगे कि रिटायरिंग कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे? गेनिंग, क्योंकि जेड का हिस्सा ये कुछ ना कुछ रेशियो में लेंगे। अब जेड कहेगा कि नहीं सारा हिस्सा हम एक्स को देंगे, तब गुडविल का सारा हिस्सा भी किससे लीजिएगा आप? एक्स से ही लीजिएगा। एडमिशन का ठीक अपोजिट होता है। यहाँ आपको एक अकाउंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है अकाउंट? एक जेड का अकाउंट आप बनाते हैं, उसके अकाउंट के बाद आप उसके अमाउंट को, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, 1-1.5 लाख रुपया हुआ, ठीक है। रिटायरमेंट के केस में थोड़ा सा बात करते हैं। पहले रिटायरमेंट के केस में बात करते हैं। मान लीजिए जेड रिटायरिंग पार्टनर है, जेड जो है वो क्या है बेटा? अरे बोलो। जेड रिटायरिंग पार्टनर है। अब जेड रिटायरिंग पार्टनर है, सिंपल सी बात है। ये जो है, आप यहाँ गौर से देखिए क्वेश्चन को। इसके बाद इसका सब कुछ करने के बाद फाइनली इसका हिसाब कितना निकला है? 1.5 लाख रुपया। सब कुछ करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद जो है वो 1.5 लाख रुपया निकला है। तो बोले भैया देखिए जेड, आपको हम 50,000 रुपया कैश दे देते हैं और बचा हुआ जो है ना 1 लाख रुपया जेड लोन अकाउंट में चला गया। इसमें कहीं भी आपको एग्जीक्यूटिव वगैरह वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन यही डेथ में बनेगा ना, सारा कुछ इसी तरह से होगा, बस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो करके जेड्स एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ पे? मैंने कहा था रिटायरमेंट क्लियर कर दूंगा तो डेथ भी क्लियर है। एक तरह से बनाना शुरू करोगे तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका पेन। इसमें क्या है कि लास्ट में लिखे ना लोन अकाउंट। अब यही कंडीशन मान लीजिए कि डेथ में है, ये तो रिटायरिंग का कंडीशन था। डेथ में आप जाएंगे, डिसीज पार्टनर मान लीजिए जेड मर रहा है डेथ के केस में। इस केस में सारा कुछ वही है। जेड का क्लेम कितना है फर्म के ऊपर? जेड का क्लेम कितना है फर्म के ऊपर? अरे बोलिए 1.5 लाख। तो यहाँ पर कैश तैश जेड को नहीं देते हैं, जेड थोड़े ना कैश ले रहा है, पूरा पूरा किसके ट्रांसफर कर देंगे? टू जेड्स, दिख रहा है सबको? जेड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट। कितना? 1.5 लाख। बच्चों बात समझ में आ रही है? पूरा पूरा पैसा लेके किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए? जेड के एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ एक नया चीज़ शुरू होता है।
क्या चीज़ शुरू होता है सर? तो अब बनता है यहाँ पर जेड का एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट। यहाँ देखिए एकदम फ्रंट पे बना रहा है इसलिए दिखेगा, आपको समझ में आएगा। जेड्स एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट, अब वो कोई भी हो सकता है, वाइफ हो, माँ बाप हो, भाई हो, बाल बच्चा हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई जेड्स क्या, कितना, बोलिए 1.5 लाख। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और वाई, वो जेड के एग्जीक्यूटिव से क्या डील किए हैं या डीड में क्या लिखा हुआ है, ये मैटर करता है। डीड में लिखा हुआ है कि रिटायर कि मरने वाले साझेदार का पैसा इंस्टेंट पे कर देना है, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश या बैंक 1.5 लाख। इसका पेमेंट करके क्या करेंगे, खत्म करेंगे बात को। बात समझ रहे हो? बोल रहा है कि मरने वाले साझेदार का हिस्सा नगद में दे के बात को खत्म करना है। तो इसमें कोई पेच है, लेकिन डायरेक्ट उसके अकाउंट में पे नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? उसके अकाउंट का सारा पैसा किसको ट्रांसफर करेंगे? अच्छा मान लीजिए कि दादाजी हैं, ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी करते करते ही एक दिन उनका बीमारी के कारण या किसी कारण से उनका आकस्मिक डेथ हो जाता है और वो सर्विस आवर में अभी सरकारी जॉब करते हैं और दादी भी नहीं है, और ऑप्शन सिर्फ इतना है कि आप उनके चेक से आप पैसा निकाल सकते हैं, और चेक साइन नहीं है, दादाजी साइन करके नहीं रखे हुए हैं, तो सारा पैसा रह गया उनका। तो बैंक उस कंडीशन में आपको बताएगी, अकाउंट खोले जाते हैं ना, तो छोटा बच्चा भी अकाउंट खोलता है 18 साल 20 साल का, तो उसको भी पूछता है नॉमिनी कौन है, पूछता है नॉमिनी। मौत कहकर नहीं आती है कि तुम 18 साल के हो तुमको नहीं आएंगे। अभी जो एरोप्लेन हादसा हुआ है 240-45 लोग मरे हैं, उसमें बच्चा भी था, बूढ़ा भी था, जवान भी था, तो कह कर आया कि हम आज आने वाले हैं। किसी को मौत अपना पता होता क्या वो सेल्फी लेता कि नहीं ये मेरी आखिरी तस्वीर फेसबुक पे जाएगी? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से दादाजी डेथ कर गए, तो दादाजी का अमाउंट अब पापा को या आपके जो दादाजी के जो नॉमिनी है वो जाकर अपना बैंक को संबंध प्रस्तुत करेंगे, प्रूफ दिखाएंगे, सारा क्लेम दादाजी का उस व्यक्ति के अकाउंट में, चाहे वो आपके पापा हो, चाचा हो, फुआ हो, मम्मी हो, कोई भी हो, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब वो आदमी उस पैसे को निकाल पाएगा। समझ रहे बात को? इसे साधारण हमको समझाने नहीं आता है। पहला केस क्या है, पूरा पैसा उसको दे दिया जाए, तो पहले उसके अकाउंट से जो क्लेम टोटल निकल रहा है उस क्लेम को उसके एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। एम आई क्लियर? ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिए तो जेड्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो जब एग्जीक्यूटिव अकाउंट खुलेगा तो बाई में जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट। अरे बोलो, लेजर वाला रूल याद है कि भुला गया? अब देखिए, अब जेड्स कैपिटल अकाउंट चला गया। अब जेड्स कैपिटल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिए? उसके अकाउंट में। बोल दिया है डीड में कि मरेगा कोई साझेदार तो उसके पैसा को रोका नहीं जाएगा, कहीं से भी उसके पेमेंट को किया जाएगा। तो फर्म के पास 2 लाख रुपया था, इसको 1.5 लाख दे करके इसका हिसाब क्लियर कर दिया। बात बुझे कि नहीं बुझे? नहीं, अगर लिखा हुआ है कि मरने वाले साझेदार के या जो क्लेम है वो आधा उसको नगद दे दिया जाएगा और आधा कहाँ, आधा उसको नगद दे दिया जाएगा और आधा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे टू कैश या बैंक में कितना 75 और 2 यहाँ लिखेंगे जेड्स जेड्स लोन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जेड्स एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। ठीक है सर, इतना आसान है क्या डेथ बनाना? नहीं, आसान भी नहीं है, टफ भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट का कमाल इसमें ज़्यादा है। इसमें ये अमाउंट जो इतना इजीली आपको मैंने इधर दिलवा दिया है, इमेजिन करके ला दिया है, इतनी इजीली से आएगा नहीं। 1-2 चीज़ों में आपको वर्किंग नोट करके निकलना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद कोई पेच है क्या? अरे बोलो, पहला चीज़ आपको क्या परेशान करेगा? सुन लीजिए, परेशानी
साधारण कर दे रहे हैं आपके लिए, बहुत अब टफ चीज़ है, टफ मतलब कि इन द सेंस के ध्यान नहीं दीजिएगा तो टफ हो जाएगा। रिवैल्यूएशन निकालने में पहला माथापच्ची करना पड़ेगा, बोलो। दूसरा, अगर करेंट कैपिटल दे दिया तो उसमें माथापच्ची करना पड़ेगा। प्रॉब्लम का टाइप देखो ना यार, कितना प्रॉब्लम होगा। सब प्रॉब्लम के लिए तैयार रहो, तीर भर के रखो, आएगा मारते जाएंगे। तो ये रिवैल्यूएशन निकालने में परेशानी होगी थोड़ी बहुत। करेंट कैपिटल दे दिया, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसमें बहुत बच्चा फंस जाता है, वो उसके लिए तैयार रहना है। तीसरा चीज, उसके डेथ के डेट तक, टिल हिज डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ, उसके डेथ के डेट तक में जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, इमेजिनरी प्रॉफिट, सस्पेंस प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, उसमें उसका हिस्सा निकालने के लिए परेशानी होगी। ये सब वर्किंग नोट है, परेशानी नहीं है। 2 क्वेश्चन बनाइएगा, तीसरा का में सीख जाइएगा, अपने आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशंस करके और फाइनली हम डेथ का एडजस्टमेंट्स करके डेथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर हम लोग बना लेंगे तो सहूलियत होगी। तो आप लोग जो है वो एक आध क्वेश्चन बनाइए, देखिए बुक में क्वेश्चन, एनसीईआरटी में या स्केचिंग में, जो भी आपको जहाँ भी दिख रहा है, टीएस ग्रेवाल से बनाइए, एनसीईआरटी से बनाइए, जहाँ से बनाइए, जहाँ से आपको प्रॉब्लम दिख रहा है आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम होगी पूछिए।